अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद आदिल मज़हर है और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ अपने व्लॉग में अ डे इन लाइफ एट कैलिफोर्निया बे एरिया। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेजॉरिटी लोगों की तरफ से की तरफ से मुझे रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक के ऊपर जो है आप प्लीज़ जो है वो वीडियो बनाएं कि और टॉपिक ये है कि हाँ, यानी कि आप लोग यूएस का जो विज़िट वीज़ा है वो कैसे हासिल कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, किन किन सवालात को के लिए रेडी होना पड़ता है, क्या क्या पेपर्स चाहिए होते हैं। तो इस वीडियो में मैं ये सब चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा कि आप लोग भी कैसे यूएस का जो विज़िट वीज़ा है, जो भी यूएस को विज़िट करना चाहते हैं, चाहे ट्रैवल के लिए या बिज़नेस पर्पज़ के लिए, तो वो कैसे इस वीज़े को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बहुत पहले क्लियर कर दूं, वो ये कि अपने जहन से ये चीज़ निकालना है कि यूएस का वीज़ा जो है अचीव करना वो बहुत मुश्किल होता है या फिर यानी कि उसमें चांसेस कम होते हैं। जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं इस वीडियो में आपसे जो भी मेरा पूरा प्रोसेस था वो एक्सपीरियंस जो है वो आपसे शेयर करूँगा, ताकि आपको मेरे एक्सपीरियंस से भी आपके चांसेस ज़्यादा हों एक यूएस वीज़ा को हासिल करने के लिए। तो सबसे पहले आपको जो यूएस की वेबसाइट है, यूएस एम्बेसी की, उस पे जाना होगा। उसकी वेबसाइट का नाम है ceac.government.us। तो जब आप उस पे जाएंगे फिर आपको अपना जो है ऑनलाइन जो एप्लीकेशन होती है वो आपको सबमिट करना होगा। उस पर यानी कि बेसिकली आपके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपका एनआईसी रिक्वायर्ड होगा, आपका ईमेल आईडी रिक्वायर्ड होगी और आपका पासपोर्ट है वो रिक्वायर्ड होगा। और एक चीज़ जहन में रख लेगा, वो ये कि आपका पासपोर्ट जो है वो यानी कि एक्सपायर ना हो रहा हो, यानी कि उसको अगले 1-2 साल के लिए वो वैलिड हो। अगर लेट सपोज़ वो 6 महीने में एक्सपायर हो रहा है तो इट्स बेटर कि आप उसको रीन्यू करवा लें, क्योंकि अगर आप उस पासपोर्ट पर अगर आप रजिस्टर करेंगे तो कहीं उसमें प्रॉब्लम ना है कि यार ये अब यानी कि एक्सपायर हो गया है, आपको फिर तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इट्स बेटर कि आपका पासपोर्ट जो है आप कम से कम भी वो 1-2 साल के लिए वैलिड हो। तो ये चीज़ जहन में रख लेगा। तो एप्लीकेशन सबमिट करने के ऑनलाइन जो एप्लीकेशन होगी उसको सबमिट करते वक्त आपके पास CNIC, पासपोर्ट और अपनी ईमेल आईडी और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स आपको जो है उस वेबसाइट पे सबमिट करनी होंगी। अपनी एप्लीकेशन जमा करानी होगी। वो DS-160 का फॉर्म होता है। ये ज़रूर याद रखें कि फ़ॉर्म कौन सा है, DS-160 नॉन इमिग्रेंट यूएस वीज़ा DS-160। वहाँ पे जाके आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ से फिर आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये वही पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब आप जब अपना एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होंगे जो भी चीज़ें, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे ऑनलाइन, यानी कि वो ऑनलाइन क्वेश्चंस ही होते हैं। तो वो बेसिकली आई डोंट रिमेंबर कि शायद 20-25 क्वेश्चंस थे, तो वो आपको सबमिट करने को बेसिकली। और उन क्वेश्चंस में ज़्यादातर वो आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पता करते हैं, वो ये चेक करते हैं कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, उस पर सवाल होते हैं। तो वो सब आपको जैसे जो सवाल है उनके जवाब हैं वो काफ़ी ईजी हैं, तो वो आप सबमिट कर देगा। जब आप उसको सबमिट कर देंगे तो उसके बाद एक आपको स्केड्यूल डेट देते हैं इंटरव्यू की। वो मेजॉरिटी केस में यही होता है कि वो आपको अगले साल की, जैसे कि आप अभी अप्लाई करेंगे तो आपको अगले साल की इंटरव्यू स्केड्यूल डेट देते हैं। तो अब ये आप डिसाइड नहीं होगा कि यार अभी अप्लाई करूँगा और 1 साल बाद नंबर आएगा, क्योंकि हम मेरे केस में भी ऐसा हुआ था कि हमने अप्लाई किया था और हमें भी 1 साल बाद उसकी डेट दी गई थी। लेकिन उसकी ट्रिक हमें कैसे जल्दी मिल गई, उसकी ट्रिक ये है कि जब आप एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी ऑनलाइन, तो आप हर 2 हफ्ते बाद, हर महीने के एंड में अपनी जो स्केड्यूल डेट है उसको चेक करते रहेगा। और जो टाइमलाइन होता है वो बेसिकली चेंज होता रहता है। यानी कि कभी कभार ऐसा होता है कि किसी ने अपनी अपॉइंटमेंट सेट की थी, वो पीछे हट गया किसी वजह से, वो बैकआउट कर गया, तो उसकी डेट आप ले सकते हैं अपना फ़ौरन। तो वो भी चेक करते रहना होता है कि पहले की डेट अगर आ रही है तो उस पर फ़ौरन से आप क्लिक कर दें, तो आपको 6 महीने की पहले की डेट मिल जाएगी। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से अगर आपको अगले साल की जो डेट आप इस पर अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इस तरह पहले की डेट आप अचीव कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, कि हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है और अपना इंटरव्यू कैसे स्केड्यूल करना है।
अब मैं बात करूँगा कि जब आपका इंटरव्यू, इसका जो डेट है जब आपका इंटरव्यू का, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और किन किन चीज़ों के लिए रेडी होना होगा। तो सबसे पहले तो आप जो है अपना बैंक स्टेटमेंट, वो आपके पास होना चाहिए, एक अच्छा बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। और आपकी जो है, लेट सपोज़ अगर आप जॉब करते हैं तो उसका एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए। किसी ने अगर इनवाइट किया आपको तो उसका इनविटेशन लेटर होना चाहिए। और पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए। अगर आपने टिकट वगैरह करवा लिए हैं, खैर उस नहीं, टिकट की इतनी खैर ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन इट्स गुड कि अगर आप टिकट करा लेते हैं रिटर्न टिकट के साथ, तो वो भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग केस बन जाएगा। और उसके अलावा जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन की थी वो आपको अपने साथ रखनी होगी। और बस ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या हुआ, बैंक स्टेटमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट लेटर हो गया, किसी ने इनवाइट किया है तो उसकी तरफ से इनविटेशन लेटर हो गया। ज़्यादा बेहतर है कि अगर आपको यहाँ पे जानने वाला रहता है उसकी तरफ से अगर इनविटेशन लेटर आ जाए तो वो आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि आपका केस ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। फिर जब आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने इंटरव्यू के दिन लेके जाएंगे तो वहाँ पे कराची के अंदर ही आपका इंटरव्यू होगा। विजिट वीज़ा का हमेशा कराची के अंदर ही इंटरव्यू होता है। कराची की जो यूएसए एम्बेसी है वहाँ पे होता है। वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे जब जाएंगे तो अपने साथ पानी रखेगा, क्योंकि वहाँ तक इंटरव्यू देने जाने तक काफ़ी टाइम लगता है, पूरी लाइन लगती है। फिर आपकी चेकिंग होती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होते हैं, तो वो हर एक को चेक कर रहे होते हैं। तो अपने साथ पानी या जूस वगैरह रख लेगा ताकि आपको परेशानी ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो लोग भंड जो मारते हैं ना, वो बेसिकली भंड नहीं होता है कि वो स्ट्रेस्ड आउट होते हैं कि यार हमारा पता नहीं यूएस वीज़ा लगे ना लगे ये हो, तो वो रात को सो नहीं पाते या वो स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती है, फ्रेश नहीं होते। तो ये मैंने इसलिए देखा है कि ज़्यादातर लोग हैं जो वीज़ा रिजेक्ट होते हैं वो क्योंकि वो स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। फिर जब उनका इंटरव्यू होता है तो फिर वो सही से जवाब नहीं दे पाते हैं और फिर उसी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाता है उस डर की वजह से। तो रिलैक्स रहेगा। जब मेरा इंटरव्यू यानी कि जब मैं देने गया तो मैं भी बिल्कुल रिलैक्स था। मैं इस चीज़ के लिए रेडी था कि अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, जो भी अल्लाह की मर्ज़ी होगी वो होगा। मैं इस चीज़ के लिए रेडी था, तो मैं बिल्कुल रिलैक्स था। फिर जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो लकीली बहुत इजी था। सिर्फ 2-3 सवाल पूछे और डॉक्यूमेंट्स तक मेरे चेक नहीं हुए। लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लेगा, क्योंकि पता नहीं शायद मेरे केस में चेक नहीं हो लेकिन आपके केस में चेक हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो मैं उससे पूछा भाई कि आप जॉब क्या करते हैं, मैंने जॉब बता दिया अपनी कि मैं जॉब क्या करता हूँ। फिर मुझसे पूछा कि आप किस लिए जा रहे हैं, मैंने वो भी बता दिया। लेकिन इसमें असल चीज़ ये है कि जो मेरे जवाब थे वो काफ़ी ब्रीफ थे, यानी कि अच्छे से जवाब थे, यानी वैलिड अच्छे। यानी कि लेट सपोज़ कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस लिए जाना चाह रहे हैं। मैंने कहा मैं अपनी बहन को विज़िट करने जा रहा हूँ, क्योंकि कोविड की वजह से मैं उनसे मिल नहीं पाया था और इट्स बीन 4 साल हो गए हैं और वो भी मुझसे नहीं मिल पा रही हैं। और ये इनको इनविटेशन हम उन्होंने इनवाइट भी किया है, तो इस वजह से। तो उसने कहा ओके ओके। और अब ये एक अच्छा टू द पॉइंट ब्रीफ आंसर आपको देना होगा। बाकी जो मैं लोगों को देख रहा था जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा था, उनसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ एक वन वर्ड आंसर दिया कि हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो उन्होंने फिर पूछा कि बस आप घूमने, उन्होंने कहा हाँ, तो उनका वहीं वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। तो इस वजह से अगर आप जाएँ तो खुदा का वास्ता ब्रीफ आंसर देगा, टू द पॉइंट देगा, तो आपके चांसेस ज़्यादा अच्छे होंगे। तो 2-3 सवाल पूछे और चेक, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी चेक किया कि कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहा है। और इट्स बेटर कि आप इंग्लिश में जवाब दें, लेकिन अगर नहीं भी आता है आपको, लेट्स सपोज आप ट्रांसलेटर यूज़ कर रहे हैं, तो आपके जवाब अच्छे होने चाहिए और कॉन्फिडेंट होने चाहिए। कहीं से उसको ये नहीं लगे कि आप जो है कहीं झूठ बोलें, क्योंकि वो वीज़ा ऑफिसर होता है, उनको जो है एक्सपीरियंस होता है। हो सकता है उसको ये नहीं पता होगा कि आप स्ट्रेस्ड आउट हैं या नहीं हैं, ठीक है। उसको नहीं पता कि भाई कि आप सच, वो सच इस तरह से डिटेक्ट करता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं और आप ब्रीफ जवाब दे रहे हैं। तो उस बेस पे फिर क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को कोई शौक नहीं आपका वीज़ा रिजेक्ट करने का, ठीक है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा अप्रूव्ड हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे आ गया। तो विज़िट वीज़ा हासिल करना इजी है, लेकिन अब इसके बाद मैं एक और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इमिग्रेशन के ऊपर कि इमिग्रेशन को कैसे क्लियर करना है, क्योंकि विज़िट वीज़ा बहुत इजी था। जो सारी कसर निकली थी एयरपोर्ट पे, 1 घंटा रोका, सवाल चेक हुए, मोबाइल कन्वर्सेशन चेक हुए, वो सब इमिग्रेशन पे होता। मैं वो बताऊंगा कि वो कैसे क्लियर करना है। खैर वो भी मेरा फर्स्ट टाइम था, उसकी भी यही स्ट्रेटजी थी कि बी काम, बी रिलैक्स और पॉजिटिव रहें, इतना स्ट्रेस्ड आउट ना हो। आई डोंट नो हम लोग इतना स्ट्रेस्ड आउट क्यों होते हैं, जो होना होता है वो लिखा होता है।
ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी, और अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे आप रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू।